नमस्कार। मैं अनुपमा यादव, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र विषय श्रीमती जॉय हैरिस, गर्ल्स इंटर कॉलेज, जनपद आगरा। इंटरमीडिएट में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 2 पुस्तकें निर्धारित हैं। पहली पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी पुस्तक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पहली पुस्तक में विश्व से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया गया है, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। जबकि दूसरी पुस्तक में स्वतंत्र भारत में राजनीति, आजादी के बाद के 60 वर्षों के राजनीतिक इतिहास का प्रमुख रूप से अध्ययन किया गया है। स्वतंत्र भारत में राजनीति का पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहला अध्याय का अध्ययन करने से पहले हम इस अध्याय का सामान्य परिचय यहाँ जान लेंगे, फिर इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी, इसका अध्ययन हम लोग पहले करेंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के फलस्वरूप विभाजन से उत्पन्न विस्थापन और पुनर्वास, विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन के परिणाम, रजवाड़ों का विलय या देशी रियासतों का एकीकरण के फलस्वरूप राज्यों का पुनर्गठन के फलस्वरूप नए राज्यों का निर्माण, इन प्रमुख बिंदुओं का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। उन्नीस में जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिए क्या रुख अपनाया, प्रमुख रूप से हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को इसी रात संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पंडित नेहरू के भाषण का नाम जरूर याद रखना। इसका अर्थ तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आप लोग को इसका अर्थ भी बता दूं। भाग्यवधू से मतलब सौभाग्यशाली दुल्हन से, चिर मतलब दीर्घकालीन, प्रतीक्षित मतलब इंतजार के बाद भेंट या मिलन, अर्थात भारत की स्वतंत्रता से एक लंबे इंतजार के बाद मिलन या भेंट। सन 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी एक वैसी आज़ादी नहीं थी जैसी अन्य राष्ट्रों को मिलती है। भारत की आज़ादी एक विभाजन के फलस्वरूप मिलती है। भारत एक अखंड भारत के रूप में आज़ाद नहीं होता, बल्कि भारत का आज़ादी 2 विभाजित राष्ट्रों में होती है। इसलिए 1947 में आज़ादी एक खुशी के साथ गम का भी अवसर देती है। हालांकि राष्ट्र निर्माता भारत की आज़ादी से खुशी थे, इसीलिए सारे लोग कई बातों पे मतभेद थे, लेकिन फिर भी राष्ट्र निर्माताओं में 2 बातों पे सहमति थी। सभी राष्ट्र निर्माता चाहते थे कि देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार ही देश का शासन चलाएगी। सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, अर्थात वह वर्ग विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं काम करेगी, बल्कि सबके भले के लिए काम करेगी। इस प्रकार 1947 का वर्ष हिंसा और त्रासदी का वर्ष एक ऐतिहासिक मगर खुशी व गम का दिन था, क्योंकि 1947 में भारत एक अखंड भारत के रूप में आज़ाद नहीं हुआ, अपितु भारत एक विभाजित राष्ट्र के रूप में आज़ाद हुआ, जिससे लोगों को एक स्थान से दूसरी जगह विस्थापन करना पड़ा और विस्थापन से
विस्थापन के फलस्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे आज़ादी का वह स्वाद नहीं लोग चख पाए जो वो चखना चाहते थे। इसलिए महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कथन है, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत ने आज़ादी की दहलीज पे कदम रखा, लेकिन भारत की आज़ादी की दहलीज पे कदम रखते हुए यह राष्ट्र, जो नवीन राष्ट्र आज़ाद हुआ था, इसके समक्ष काफ़ी चुनौतियां थी। राष्ट्र निर्माता सभी जान रहे थे कि यह नवीन राष्ट्र कई चुनौतियों से घिरा हुआ है, इसलिए इन नवीन चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना है ये भली भांति जानते थे। इसलिए नवीन चुनौतियों के लिए उन्होंने एक सोच स्थापित की ताकि हम भारत के भविष्य का निर्माण कर सके और आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सके। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के समक्ष प्रमुख रूप से 3 चुनौतियां विद्यमान थी। पहली चुनौती थी विभिन्नता में या विविधता में एकता स्थापित करने की चुनौती, अर्थात भारत विविधता और विभिन्नता में एक महादेश के बराबर था, क्योंकि भारत में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग, इस प्रकार भारत विविधता में एकता का देश था। इस एकता को संगठित करना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आज़ादी के बाद धर्म के आधार पर विभाजन हो चुका था। इसलिए सारे लोग भारत के भविष्य को लेकर शंका की दृष्टि रख रहे हैं कि इतनी विविधता होते हुए भला कोई देश कब तक संगठित रह सकता है। इस प्रकार भारत के भविष्य को लेकर सभी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, लेकिन भारत ने विविधता में एकता को आसानी से स्थापित किया और इन चुनौतियों का भली भांति समाधान किया। अपनी क्षेत्रीय एकता अखंडता को स्थापित करने की कोशिश की। फिर दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्र निर्माताओं के सामने सबसे प्रमुख चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना। इसलिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक प्रणाली को अपनाया और देश का शासन लोकतंत्र के माध्यम से ही चलाया जाएगा और लोकतंत्र के माध्यम से ही राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा और लोकतंत्र के दायरे में रह के ही लोगों के साथ कार्य व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की चुनौती प्रमुख रूप से थी। तीसरी थी समता पे आधारित विकास करना, अर्थात किसी एक का विकास न करके बल्कि सबके विकास को करना प्रमुख चुनौती थी। प्रमुख रूप से सामाजिक और धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर पिछड़े वर्गों का विकास करना सबसे बड़ी चुनौती थी। चूँकि भारत 1947 के पहले अल्पसंख्यकों का काफ़ी अत्याचार हुआ था, इसलिए जब आज़ादी मिली तो राष्ट्र निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि समाज के निचले तबके, प्रमुख रूप से जो सांस्कृतिक धार्मिक रूप से पिछड़े, उनका सबसे पहले विकास करना है। इस प्रकार समानता पर आधारित विकास करना सबसे बड़ी चुनौती थी। गरीबी को दूर करना और आर्थिक विकास को कैसे प्राप्त किया जाए, यह राष्ट्र निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरी। इस प्रकार स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष प्रमुख एकता के सूत्र में बांधने की सबसे प्रमुख समस्या थी। फिर लोकतंत्र को कायम करने की, समता पे आधारित विकास करने की। इस प्रकार 3 चुनौतियां जो है नवीन राष्ट्र के समक्ष खड़ी हुई थी, जिसका राष्ट्र निर्माताओं ने भली भांति निराकरण किया।
1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत एक अखंड भारत के रूप में आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि भारत एक विभाजित राष्ट्र के रूप में आज़ाद हुआ। आज़ादी के फलस्वरूप दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत और पाक। इस विभाजन के फलस्वरूप काफ़ी लोगों का जीवन काफ़ी दुष्कर हुआ, जिससे लोग एक स्थान से दूसरी जगह विस्थापित हुए, जिससे सांप्रदायिक दंगे, लोगों में धर्म के आधार पर झगड़े का लड़ाइयाँ हुई, जिससे आज़ादी का जो सच्चा स्वाद था वह लोग नहीं चख सके। फलस्वरूप आज़ादी के फलस्वरूप काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। इन समस्याओं का फिल्मकारों, लेखकों, कवियों ने अपनी कविताओं, फिल्मों के माध्यम से इस दर्द को बयां किया है। ऐसे ही एक कवि हैं फैज़ अहमद फैज़। उन्होंने अपनी कविता सुबह आज़ादी में अपने विचारों को व्यक्त किया है। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा सब्र ए सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीन ए गम ए दिल। इस प्रकार फैज़ अहमद ने अपनी कविता के माध्यम से आज़ादी के फलस्वरूप जो लोगों को पीड़ा हुई वह अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। 14-15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ तो भारत एक अखंड भारत के रूप में नहीं अपितु दो राष्ट्रों भारत और पाक के रूप में अस्तित्व है। इस प्रकार भारत आज़ादी के फलस्वरूप एक अखंड भारत के रूप में न स्थापित होकर अपितु दो राष्ट्रों में भारत का विभाजन हुआ। एक राष्ट्र भारत और दूसरा राष्ट्र पाक अस्तित्व में आया। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के फलस्वरूप देश का विभाजन हुआ। हम भारत के विभाजन को जानने से पहले मुस्लिम लीग के बारे में जान लें। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों की पहली राजनीतिक संस्था थी। मुसलमान इसके माध्यम से अपनी राजनीतिक समस्याओं, विचारधाराओं को अंग्रेज़ों तक पहुंचाते थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेज़ों के प्रति मुसलमानों की स्वामी भक्ति में वृद्धि करना और मुसलमानों को अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा लेने को बढ़ावा देना। इस प्रकार मुस्लिम लीग पहली मुसलमानों की राजनीतिक संस्था थी जिसके माध्यम से वे अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आगे चलकर मुस्लिम लीग ने अखंड भारत को दो भागों में बांटने की मांग की और उसका कहने का मुस्लिम लीग का मानना था कि भारत एक कौम नहीं बल्कि दो कौम, हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्रों का देश है। इसलिए भारत एक देश नहीं होना चाहिए बल्कि भारत दो राष्ट्रों में विभाजित होना चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की बात को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के फलस्वरूप देश का विभाजन हुआ। 23 मार्च 1940 को लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करके स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान की मांग की। हालांकि कांग्रेस ने इसकी मुस्लिम लीग की मांग का विरोध किया, लेकिन चूंकि अंग्रेज चाहते थे हिंदू मुस्लिम आपस में विभाजित रहें और एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तभी हम शासन कर सकें। इस प्रकार अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की।
16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। अतः राष्ट्र निर्माता देश को अनावश्यक रक्तपात से बचाने के लिए विभाजन को मान लिया और भारत का विभाजन कर दिया। बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में 2 राष्ट्र का सिद्धांत क्या होता है यह पूछा जाता है, इसलिए हम आप लोग को मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र सिद्धांत के बारे में बता दें। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि 2 कौम हिंदू और मुसलमानों का देश था और इस कारण लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। इस प्रकार द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था? यह 2 राष्ट्र की मांग करता था। यह इसका मानना था कि भारत हिंदू और मुस्लिम 2 धर्मों का देश है, इसलिए भारत का विभाजन 2 राष्ट्रों में होना चाहिए, न कि एक राष्ट्रों में। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के फलस्वरूप भारत का 1947 में विभाजन हुआ। चूंकि भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को बनाया गया, लेकिन फिर भी इसमें कई समस्याएं थी। भारत में कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों या फिर हिंदू बहुसंख्यक हों, लेकिन फिर भी 2 ऐसे इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक प्रांत पश्चिम का था और दूसरा पूर्व में था। अतः फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी। इस प्रकार पाकिस्तान में 2 क्षेत्र शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन राष्ट्र निर्माताओं के पास ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि इन दोनों प्रांतों को आपस में जोड़ दें ताकि ये दोनों प्रांत एक जगह हो जाए। लेकिन फिर भी पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान का अंग माना गया और पाकिस्तान को एक अलग राज्य का निर्माण किया गया। विभाजन के फलस्वरूप मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाना चाहे यह भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार, जो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, इन्होंने इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पश्चिमी इलाके के एक प्रमुख नेता थे अब्दुल गफ्फार खां, जो देश का बंटवारा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया और पश्चिम भारत को अलग करके पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण किया। अगली समस्या और भी गंभीर थी। ब्रिटिश इंडिया में पंजाब तथा बंगाल 2 मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे, परंतु इन प्रांतों के अनेक हिस्सों में गैर मुस्लिम आबादी थी। ऐसे प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर किया गया, जो एक बहुत ही दुष्कारी, बहुत ही कठिनाई पूर्वक रहा, क्योंकि ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि इन प्रांतों में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को अलग कर दिया जाए और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को अलग, क्योंकि इसमें बहुत हिंदू एवं सिख बहुसंख्यक जातियां थी जिनको अलग करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी इन दोनों प्रांतों में मुस्लिम और बहुसंख्यक हिंदुओं और सिखों को अलग किया गया और धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले व उसके निचले स्तर के प्रशासन के आधार पर बंटवारा होना था। यह एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से होना था, परंतु 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक लोगों को यह नहीं पता था कि वह भारत में है या पाकिस्तान। इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप ब्रिटिश इंडिया में पंजाब तथा बंगाल काफ़ी प्रभावित हुए और जनता का जीवन विभाजन से काफ़ी कठिनाइयों से गुजरा। इस प्रकार विभाजन ने 2 प्रांतों को बहुत प्रभावित किया। चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की थी, जो सीमा के दोनों तरफ मौजूद थे। यह बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, यह कल भारत में होंगे या पाकिस्तान में किसी एक क्षेत्र में विदेशी होंगे। अर्थात जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो दोनों सीमाओं के पर अनेक बहुसंख्यक जातियां थी और वे
कहाँ जाएं और कहाँ पे रहें, उनके सामने यह सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि वे भारत में रहना चाहती थी, लेकिन भारत के हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ काफ़ी अन्याय करने लगे। इसके फलस्वरूप अनेक बहुसंख्यक जातियां छोड़कर पाकिस्तान में निवास करने लगी, लेकिन पाकिस्तान की बहुसंख्यक हिंदू जाति जो है भारत में आके विस्थापित हुए। इस प्रकार विभाजन से अनेकों लोगों को बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे एक बड़ी संख्या में आबादी को एक सीमा से दूसरी सीमा में जाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप अल्पसंख्यकों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा, क्योंकि दोनों सीमाओं के पर लगभग 8 लाख जनसंख्या ऐसी थी जो न तो हिंदू थी न तो मुस्लिम थी। विभाजन के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिमों में सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए, एक दूसरे में मारकाट होने लगी, जिससे अल्पसंख्यकों को काफ़ी पीड़ा हुई और इस आज़ादी से उन्हें कई दर्द भरे लम्हों से गुजरना पड़ा। इस प्रकार 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो सबसे बड़ी समस्या सीमा के आर पार धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारने लगे। यह प्रमुख रूप से लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे सह सांप्रदायिक अखाड़े परिवर्तित हो चुके थे। इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप हिंदू जो है मुसलमानों को मार रहे थे और मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे। इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप हर पूरे राष्ट्र में जो है सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए। इन सांप्रदायिक दंगों के फलस्वरूप लोग एक सीमा से दूसरी सीमा में भागने लगे और अपनी बहन बेटियों को अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन इस विभाजन के फलस्वरूप लोग एक दूसरे की बहन बेटियों का अपहरण करने लगे और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने लगे। फलस्वरूप सीमा के इस पार से सीमा के उस पार तक औरतों, महिलाओं, बच्चों का अपहरण हुआ और कई बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ गए। इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप लोगों का जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ। ऐसी ही एक मूवी है पिंजर। बच्चों, आप पिंजर मूवी को देखना। इसमें दिखाया गया है कि विभाजन के फलस्वरूप कैसे औरतों और महिलाओं का जीवन प्रभावित हुआ था। दूसरी समस्या विस्थापन तथा शरणार्थियों की समस्या थी। करीब 80 लाख जनता का दोनों देशों में विस्थापन हुआ। भारी तादाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी संपत्ति छोड़कर गए। ऐसे में जो शरणार्थी भारत आए थे उनके लिए शरणार्थी कैंप बनवाना भी सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि ऐसे शरणार्थियों को पानी की समस्या और अन्य सुविधाओं का इंतजाम करना भी गवर्नमेंट के लिए एक सिर दर्द था कि कैसे इतनी बड़ी आबादी का जो हो ख्याल रख सके। इस प्रकार विभाजन के फलस्वरूप जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के फलस्वरूप काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। तीसरी समस्या भारत पाकिस्तान के बीच संपत्ति का बंटवारा अर्थात विभाजन के फलस्वरूप वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। इस प्रकार 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ वित्तीय संपदाएं ही नहीं बल्कि यहाँ की हर एक चीज़ का बंटवारा हुआ, जिससे दोनों देशों का शासन सही से चल सके। चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की समस्या। भारत सरकार सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के पक्ष में थी। भारत में विभाजन के पश्चात 12% मुस्लिम आबादी थी और भारत सरकार ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने की नीति पे बल दिया। अर्थात 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य था कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करेंगे, ताकि इसमें बहुसंख्यक हिंदू जाति के कल्याण के साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी कल्याण किया जाए।
इसलिए भारत ने धर्म विशेष को स्थान न देके बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की। मोहम्मद अली जिन्ना हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बंटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में। पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद। आपके धर्म, आपकी जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं। हालांकि मोहम्मद जिन्ना के ये विचार थे, लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो दो राष्ट्र के रूप में विभाजित हुए, एक पाक एक भारत। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई, जबकि पाकिस्तान में एक धर्म आधारित राज्य की स्थापना की गई। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ और लोगों में मार काट की भावना व्याप्त हो गई और लोग एक दूसरे को मार काट करने लगे तो गांधी जी इस दृश्य को देखकर काफ़ी दुखित हुए। उनका हृदय काफ़ी दुखी हुआ, इसलिए उन्होंने आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को कमज़ोर करने के लिए और उनको दूर करने के लिए प्रयास किया, ताकि देश में जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वे शांत हो जाएं, लोग पहले की तरह अपने जीवन में खुश हो जाएं। लेकिन महात्मा गांधी का यह प्रयास कुछ हद तक सफल रहा। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी कोलकाता के ओखली में हिंसक लोगों से हिंसा रोकने की अपील की कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर एक अहिंसक की भांति व्यवहार करें, इसी में राष्ट्र का भला है और आप सबका भला है। कोलकाता में सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के बाद गांधी जी फिर दिल्ली गए। दिल्ली में भी बहुसंख्यक मुस्लिम और हिंदू लोग थे। हिंदू लोग मुस्लिम लोग को मार रहे थे और उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी ने दिल्ली में भी अल्पसंख्यक मुस्लिमों के प्रति होने वाले अन्याय को रोकने के लिए प्रयास किया और 1948 में उपवास रखा। हिंसा तनाव कम हुआ, लेकिन 30 जनवरी 1948 में नाथूराम विनायक गोडसे अतिवादी हिंदू ने गांधी जी की हत्या कर दी, क्योंकि नाथूराम की सोच थी कि जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र स्थापित हो रहा है तो भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र स्थापित होना चाहिए। यहाँ भी सिर्फ हिंदू होने चाहिए, मुस्लिम नहीं होने चाहिए। लेकिन गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं, इसलिए इस राष्ट्र में दोनों समान रूप से रह सकते हैं। लेकिन नाथूराम एक अतिवादी हिंदू था, इसलिए गांधी जी के विचार उन्हें अच्छे नहीं लगे और उन्होंने 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को अपनी गोलियों से मार दिया, जिससे गांधी जी की मृत्यु हो गई। लेकिन गांधी जी की मृत्यु ने सांप्रदायिक दंगों में एक चमत्कार का काम किया और गांधी की मृत्यु से सांप्रदायिक दंगों में कमी आई और भारत सरकार ने इन पर मजबूती कसी कि अब दंगे पूरी तरीके से ख़त्म किए जाएंगे और देश में पहले की तरह एक शांत और सुखी वातावरण की स्थापना होगी। नेहरू जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है और इस तथ्य पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाक चाहे जितना बढ़ावा दे या वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे, उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो एक नासुर बन जाएगा जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा, शायद इसको तबाह भी कर देगा। इस प्रकार नेहरू जी के मन में
यह बात सदैव ही व्याप्त थी कि भारत हिंदुओं का ही देश नहीं बल्कि बहुसंख्यक सिख, मुस्लिम इत्यादि जातियों का देश है। इसलिए भारत को सब जातियों को एक साथ में लेके चलना, इसलिए भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की गई। देश के विभाजन के बाद दूसरी समस्या थी देसी रजवाड़े। रजवाड़ों की समस्याओं को हल करना भी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए भारत सरकार ने देसी रजवाड़ों को जोड़ने के लिए सबसे पहले अपना ध्यान दिया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देसी रियासतों का ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का विभाजन दो भागों में हुआ था। पहला वे क्षेत्र जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, वे क्षेत्र और दूसरा वे क्षेत्र जो देसी राजाओं के अधीन थे, देसी रियासत कहलाती थी। अर्थात जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजी लोग जीत लिए हैं या अपना सीधा नियंत्रण स्थापित करते हैं, वे क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन माने जाएंगे, वे सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेंगे। और वे क्षेत्र जो देसी राजाओं के अधीन हैं, उस पर देसी राजाओं का प्रभुत्व माना जाएगा और वहाँ उनकी स्वायत्तता होगी। आज़ादी के समय 565 देसी रियासतें थीं। राजाओं ने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले यह समस्या हल करना था कि इतनी देसी रियासतें जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी, इनको संगठित करना सबसे ज़रूरी प्रश्न है। और क्योंकि इनको संगठित किए बिना एक अखंड भारत की स्थापना नहीं की जा सकती। फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के साथ यह रजवाड़े या रियासतें भी कानूनी रूप से स्वतंत्र हो गए और रजवाड़ों के समक्ष 3 विकल्प थे। वे भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, या वे पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं, अथवा वे स्वतंत्र देश के रूप में अपना अस्तित्व बना सकते थे। भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था बल्कि राजाओं को करना था, जो एक गंभीर समस्या थी। क्योंकि किसी भी राष्ट्र को किस राष्ट्र में सम्मिलित होना है, किस में नहीं सम्मिलित होना है, इस सवाल को हल करने का अधिकार सिर्फ प्रजा को है। लेकिन ऐसा 1947 में ऐसा नहीं हुआ। यह फैसला देसी रजवाड़ों के राजाओं ने ही किया, प्रजा ने नहीं किया है। इसके फलस्वरूप काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। पहली यह समस्या गंभीर थी क्योंकि इससे देश की एकता अखंडता को खतरा था और इस समस्या ने अपना मुंह दिखाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने को स्वतंत्र रखने की घोषणा की और दूसरे दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा की। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से यह बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद भारत कभी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसलिए भारत के समझ सबसे बड़ी समस्या थी कि इन छोटे छोटे टुकड़ों में बटे देसी रजवाड़ों को एक सम्मिलित करना सबसे पहली ज़रूरत है। इसलिए भारत को एक अखंड भारत के रूप में बनाना है तो सबसे पहले इन खंडों में बटे हुए राज्यों को संगठित करना जरूरी है। क्योंकि अधिकतर रजवाड़ों में शासन लोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था तथा इनकी प्रजा भी इनके शासन से काफ़ी दुखी थी और वे अपनी प्रजा को कोई भी लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देना चाहते थे। रजवाड़ों के बारे में पढ़ने से पहले हम 1947 के पहले भारत के मानचित्र को देख लें कि भारत 1947 के पहले भारत का मानचित्र कैसा था। यहाँ हम 3 चीज़ों को दिखा रहे हैं बच्चों। येलो कलर से हम ब्रिटिश भारत के प्रांत को प्रदर्शित कर रहे हैं और स्काई ब्लू से रियासतों या रजवाड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं और डॉट डॉट लाइन से स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाओं को दिखा रहे हैं।
रजवाड़ों के प्रति भारत सरकार का क्या नज़रिया था, इसका अध्ययन हम पहले कर लेते हैं। भारत सरकार के नज़रिए में 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे। अधिकांश देशी रियासतों की जनता भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छुक है। सरकार कुछ देशी रियासतों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी तथा विलय के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण लचीला था। देश के विभाजन के बाद सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को दृढ़ता के साथ सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार देशी रजवाड़ों के प्रति भारत का दृष्टिकोण काफ़ी लचीला था और भारत ने देशी रियासतों को एकीकरण करने से पहले उनके रजवाड़ों को पेंशन देने की भी व्यवस्था की। इसी पेंशन को पीबी पर्सेस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार देशी रियासतों के एकीकरण में भारत सरकार ने नरम रुख अपनाया। ऐसे में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों के विलय में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इसलिए सरदार पटेल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना साकार किया जो कई खंडों में बटा हुआ था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को एकीकरण करने के लिए देशी रियासतों के राजाओं को एक पत्र लिखा। इस पत्र को मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चलें तो देश को महानता की नई बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेंगी। अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई में साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इस प्रकार सरदार पटेल ने देशी रियासतों को अपने नरम रुख के माध्यम से भारत में मिलाने की कोशिश की। पटेल के अथक प्रयासों तथा वार्ता कूटनीति के द्वारा भारतीय क्षेत्र में स्थित अधिकांश रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया। रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने थे। इस दस्तावेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अथवा विलय पत्र के नाम से जाना जाता था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत में मिल गए, लेकिन सिर्फ 4 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर के एकीकरण में थोड़ा सा कठिनाई हुई, क्योंकि इन राजाओं ने भारत के विलय पत्र पर साइन करने में आनाकानी की। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और उसे दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता। यहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी। निजाम ने 19 नवंबर 1947 को भारत सरकार के साथ यथास्थिति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका अर्थ था कि हैदराबाद की कानूनी स्थिति वही बनी रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। इसी बीच हैदराबाद की जनता ने निजाम के अत्याचारों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पे दुखी थे और निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं हुई थी। फलस्वरूप हैदराबाद इस आंदोलन का गढ़ बन चुका था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। फलस्वरूप हैदराबाद में एक असंतोष के रूप में विस्तृत स्तर पे आंदोलन छिड़ गया, जिससे हैदराबाद की जनता ने राजा के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की और
काफ़ी बड़े स्तर पे आंदोलन छिड़ गया और राजा ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अपने एक अर्धसैनिक बल भेजे, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। आंदोलन को कुचलने के लिए रजाकारों ने अनेक अनैतिक व्यवहार किए और निरीह जनता पे हिंसा अत्याचार का प्रयोग किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ये सब देखकर भारत सरकार ने निजाम को चेतावनी दी और जब निजाम ने भारत की शर्तें नहीं मानी, तब 13 दिसंबर 1948 को भारत सरकार द्वारा निजाम के विरुद्ध एक गुप्त सैनिक कार्यवाही की गई। इसी को ऑपरेशन पोलो कहा गया। निजाम की सेना ने भारतीय सैनिकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इसके पश्चात जो 26 अक्टूबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय राज्य में मिला लिया गया और हैदराबाद के निजाम ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार हैदराबाद भी भारतीय संघ का एक अंग बन गया। चूँकि जब भारत ने हैदराबाद के खिलाफ गुप्त सैनिक कार्यवाही की थी, तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो था। क्योंकि हैदराबाद में उस समय पोलो के मैदान बहुत ज़्यादा थे, लगभग 17 मैदान हैदराबाद में थे जिसमें पोलो खेला जाता था। इसलिए भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो रखा। हैदराबाद रियासत का अध्ययन करने के बाद अब हम मणिपुर रियासत का विलय पढ़ेंगे कि कैसे मणिपुर राज्य का विलय जो है भारत सरकार में हुआ।